आध्यात्मिक ऋषियों ने तो अनन्यता और अद्वैत खोजा अपने अपने तरीके से, अपने भीतर डूबकर, लेकिन बाहर के जगत में यह बात अकल्पनीय थी। सब कुछ जुड़ा हुआ है। फिर भेदभाव कैसे नजर आता है? हमारी इंद्रियों की वजह से हमें भेद नजर आता है, क्योंकि इंद्रियों की लिमिट है, सीमा है। काश हमारी आंखों में अगर हीट रेज देखने की क्षमता होती तो शरीर से निकल रही गर्मी की तरंगें भी दिखाई देती। अगर हम हवा को देख पाते तो वह व्यक्ति सांस ले रहा है, वायुमंडल उसके भीतर जा रहा है, फिर सांस वायुमंडल में आ रही है, तब हमें पता चलता कि अरे ये वायुमंडल से अलग नहीं है। प्यारे मित्रों, अनन्यता और अद्वैत की बात को हम एक तीसरे एंगल से समझें। न तर्क, न भाव, तथ्यगत फैक्ट्स जो विज्ञान ने खोजे हैं, आप में से अधिकांश लोग उनसे परिचित हैं। उनको थोड़ा मैं जमा के आपसे कहूँ तो बात एकदम ख्याल आ जाएगी। आज से 200-250 साल पहले वैज्ञानिक खोजते थे कि प्रत्येक पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं और छोटा, तो अंत में हम एक ऐसे कण पे पहुँचेंगे जिसको हम कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कोई भवन ईंट से बनता है, वो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। उन्हीं ईंटों को जोड़ के भांति भांति के भवन बन जाते हैं। फिर वो भवन लाखों, करोड़ों, अरबों प्रकार के हो सकती हैं डिज़ाइन उनकी, लेकिन बने सब ईंट से हैं। तो ऐसा ख्याल था कि प्रत्येक पदार्थ की बेसिक यूनिट क्या है उसकी खोज की जाए, और उसका परिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल नाम रखा एटम। उसका नाम परमाणु होगा जब हम खोज लेंगे। सालों साल खोज चलती रही। पहले मॉलिक्यूल पर पहुँचे, अणु पर पहुँचे, बहुत बड़ी खोज हो गई जो दिखाई भी नहीं देता। फिर और अणु की गहराई में एटम खोजा, परमाणु खोजा। उसको मान लिया कि यह मिल गया वह तत्व जो अविभाज्य है। अब इसका खंडन नहीं हो सकता है, तो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, ये आखिरी खंड है। उस समय ऐसा मान लिया गया, इसलिए उसको एटम कह के पुकारा। एटम का मतलब था अविभाज्य, छोटे से छोटा हिस्सा जिसको और छोटे में अब नहीं तोड़ सकते। लेकिन कालांतर में पाया गया कि एटम को भी तोड़ लिया गया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी छोटे कण मिल गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 मुख्य प्रकार के, और फिर और दर्जनों प्रकार के मिलते चले गए। आज भी हम उसको एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, लेकिन अब वो शब्द एक्चुअली गलत है, क्योंकि परम का मतलब होता है अल्टीमेट। तो परमाणु का मतलब था कि फाइनल, अल्टीमेट, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब उससे छोटे कण मिल गए। चलो, वो नामकरण पुराना चला आ रहा है, यद्यपि उसका अर्थ खो गया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले और यह पता चला कि विभिन्न पदार्थ जो थे उनमें जो आपस में अंतर है वो केवल गिनती का भेद है। समझो लोहा और सोना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गिनती का भेद है बस। वो गिनती चेंज कर दो तो एक दूसरे में चेंज हो जाए। इसका मतलब बाहर से जो हम भेद लग रहा था कि ये तांबा है, ये चांदी है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, वो सब कन्वर्टेबल हैं। सिर्फ गिनती की बात है। गिनती 1 है तो उसका नाम हाइड्रोजन है, गिनती 2 हो गई तो उसका नाम हीलियम है। अब आश्चर्य की बात है कि हाइड्रोजन सर्वाधिक विस्फोटक गैस, सर्वाधिक सक्रिय गैस, और उसको 2 मिला के 1 कर दो तो सर्वाधिक निष्क्रिय हीलियम। सारे गुण बदल गए, बदल ही नहीं गए, बिल्कुल उल्टे हो गए। 3 कर दो कुछ और बन जाएगा, 4 कर दो कुछ और बन जाएगा। लगभग 100 तक की गिनती के पदार्थ, तत्व
प्रकृति में मिल गए, वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके 10-12 और बना लिए जिनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं। कुछ ऐसे हैं कि बस वो प्रयोगशाला में ही रह सकते हैं, खास कंडीशन में बाहर निकालते ही से वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे 2 खंडों में। तो करीब करीब समझो 112 और कुछ एक्सपेरिमेंटल इतने एलिमेंट्स मिले। जब इनको तोड़ा गया, और ये आपस में कन्वर्टेबल हैं, बदले जा सकते हैं, बदलते नहीं हैं क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत महंगी है। लोहे से सोना बना सकते हैं मगर वो बहुत महंगा पड़ेगा प्राकृतिक सोने से, इसलिए नहीं करते। अगर किसी दिन वो प्रक्रिया सस्ती हो गई तो फिर सारी चीज़ें कन्वर्ट की जा सकती हैं। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे पहुँचे, और भी छोटे, उनसे मिलके एटम बने थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे मिलके। अब एक और विचित्र बात पता चली कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनको पार्टिकल कहना भी ठीक नहीं, ये वास्तव में ऊर्जा की तरंगे हैं। अब यहाँ से बड़ी मिस्टीरियस कहानी शुरू होती है जो हमारी बुद्धि के पकड़ में नहीं आती। अभी तक तो लगता था सब ठीक, तर्क में बैठता था। पदार्थ को और ऊर्जा को सदा अलग अलग माना गया था, 2 अलग चीज़ें हैं। फिर पता चला कि नहीं, 2 चीज़ें नहीं है। ऊर्जा कभी पार्टिकल जैसा व्यवहार करने लगती है, पार्टिकल कभी ऊर्जा जैसा कर सकता है, एक ही है। फिर एक नया शब्द गढ़ा गया, क्वांटा, जिसका पहले से कोई अर्थ नहीं है। अब उसमें अर्थ डाले जा सकते हैं। उसमें पार्टिकल और वेव, तरंग और पदार्थ दोनों के गुण हैं। वो कभी कभी तरंग जैसा लगता है और कभी कभी पदार्थ जैसा लगता है। अब यहाँ से बहुत ही रहस्यमयी खोजें शुरू हुई जो हमारे तर्क में, हमारे इंद्रियगत ज्ञान में फिट नहीं बैठती, क्योंकि ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था, यह अकल्पनीय था। फिर वेव्स के बारे में, ऊर्जा के बारे में पता चला कि जो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा हैं, उनमें जो भेद हैं वो केवल उनकी वेवलेंथ के भेद हैं। जैसे एटम में पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गिनती के भेद हैं, ऐसा ही ऊर्जा के बारे में पता चला कि उनकी जो वेवलेंथ है, अर्थात एक तरंग से दूसरी तरंग की दूरी, बस उसका भेद है। उसमें जरा सा अंतर कर दो, सारे गुण बदल जाएंगे। प्रकाश की किरण लेज़र बन सकती है, एक्सरे बन सकती है, इलेक्ट्रिक बन सकती है, हीट वेव बन सकती है। सबसे छोटी से छोटी जो तरंग पाई गई वो है माइक्रोवेव, और जो बड़ी बड़ी तरंगें हैं वो है रेडियो वेव्स। बाकी सब इनके बीच में है। प्रकाश में ही हम देखते हैं 7 रंग, रंगों में फर्क क्या है? सिर्फ वेवलेंथ का। तो कुल मिला के सब प्रकार की ऊर्जाएं तरंगे हैं, बस। कितना भेद हो गया। प्रकाश हमारे शरीर को आर पार नहीं कर सकता रहा, एक्सरे हमारे शरीर के भीतर से जाके हड्डियों की तस्वीर निकाल लाती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जाके भीतर के अंगों का फोटोग्राफ निकाल लेती हैं। आज से 100 साल पहले कोई सोच सकता था कि शरीर के अंगों के भीतर के फोटोग्राफ आ जाएंगे? तरंगे हैं बस। जो हम बोल रहे हैं ये साउंड वेव्स हैं, इसी की अलग वेवलेंथ की अल्ट्रासाउंड जो हमको सुनाई नहीं देती। कितना आश्चर्यजनक उसका फंक्शन, शरीर के भीतर के अंगों की तस्वीर लेके आ जाती है। अब और रहस्यमय जगत शुरू होता है जब पदार्थ और ऊर्जा को एक पाया गया। वहाँ भी अनन्यता और अद्वैत का पता चला, और सारे भेद, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के भेद, और उनके भीतर छिपा हुआ अभेद वाला तत्व
पकड़ में आता चला गया। पदार्थ को खोजते खोजते सब एटॉमिक पार्टिकल और ऊर्जाओं को खोजते खोजते तरंग गए, और बाद में पता चला तरंग और पार्टिकल भी दो नहीं है। वहां भी अद्वैत आ गया। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, शायद इस ढंग से आपने सोचा नहीं होगी। सारी बातें आपको पता होंगी जो मैं कह रहा हूं, किंतु इस ढंग से कि बाहर के जगत में भी अद्वैत है, अनन्यता है। इसके बाद फिजिक्स के जो हार्ड क्वेश्चंस थे टाइम एंड स्पेस के, उन पर काम चल रहा था। बड़ा मुश्किल था समय को परिभाषित करना। हजारों साल से दार्शनिक करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाता था। 20वीं सदी के आरंभ में सापेक्षतावाद की खोज के बाद पता चला कि समय कोई अलग चीज़ नहीं है, स्पेस का ही एक डायमेंशन है। अब देखना धीरे धीरे फिर अद्वैत की तरफ जा रहे हैं। यह बात पहले कोई कहता तो हास्यास्पद चुटकुला लगता कि कैसी मजाक कर रहे हो, कहाँ समय और कहाँ जगह है, इनका क्या तालमेल हो सकता है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस हम मानते हैं, उसी का 4th डायमेंशन टाइम है, उससे अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है। और भांति भांति के प्रयोगों से उसने सिद्ध कर दिया, और मानना पड़ा। सारी दुनिया के वैज्ञानिक कन्विंस हो गए कि समय की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, वो एक डायमेंशन है जिसमें चीज़ों की गति होती है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी मूव कर सकती है आगे पीछे, एक डायमेंशन, आजू बाजू बाएं दाएं दूसरा डायमेंशन, और ऊपर नीचे तीसरा डायमेंशन। तीनों एक दूसरे से राइट एंगल बना रहे हैं, जिनको 3 डायमेंशन कहते हैं। 4था डायमेंशन समय में गति हो रही है। जब आप यहाँ आए थे 40 मिनट पहले, आपकी उम्र 40 मिनट कम थी, इस बीच में आपकी 40 मिनट उम्र बढ़ गई। भले ही आप बिल्कुल ना हिले उड़ लो, एकदम पद्मासन लगा के बैठ जाओ, मगर एक गति और हो रही है। प्रतिदिन एक दिन आपकी उम्र बढ़ रही है, हर साल आप 1 साल बूढ़े हो रहे हो। गति का एक आयाम और है, समय में गति हो रही है। तो समय अलग से कोई चीज नहीं है, 4था आयाम है गति का। और मैथमेटिकल फार्मूला से भली भांति सिद्ध हो गया कि यह बात बिल्कुल सही है। तो समय और आकाश एक हो गए। अब इस दृष्टि से देखें, 2500 साल पहले बुद्ध और महावीर ने जो अलग अलग बातें कही थीं, उनके भीतर भी अनन्यता नजर आती है। बुद्ध ने स्पेस की बात कही थी, जब वो कहते हैं शून्यता, मतलब आकाश, कुछ भी जिसमें नहीं है, शून्य। और महावीर ने परम सत्य को समय कह के पुकारा। ये 2 मनीषी भी बड़े अद्भुत थे। महावीर ने आत्मा को समय कहा और बुद्ध ने शून्य कहा, अनंतता कहा। और इन 2 में ऐसा लगता था बड़ी विपरीत बातें कर रहे हैं। 2500 साल के बाद अब हम जानते हैं एक ही सत्य की बात कर रहे थे। एक ने उसके समय वाले हिस्से को उजागर किया, उस एस्पेक्ट को, दूसरे ने समय और आकाश दूसरे हिस्से को उजागर किया। है वो एक समयाकाश। एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, स्पेसियो टाइम, हिंदी में उसके लिए बना है दिक्काल, सरल भाषा में समयाकाश। तो उसका एक पहलू समय है, एक पहलू आकाश है, 2 अलग अलग नहीं है। हम एक कागज का टुकड़ा उठाएं तो एक इस साइड का एक इस साइड का, कागज एक ही है,
उसके दो पहलू हो गए। ऐसा समय आकाश। तो अब हम बुद्ध और महावीर की देशना को, जो कि अध्यात्म के परम सत्य को उजागर करती हैं, उनको भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उनके भीतर कुछ भेद नहीं बचता, वहाँ भी अभेद और अद्वैत और अनन्यता प्रकट होती है। अब इसके और आगे, अभी सन 2022 में जिन फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने जो खोज की है वह और भी आगे बात चली गई। स्पेस में कम से कम दूरी को तो हम मान रहे थे, इन्होंने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एंटेंगल्ड, उन पर खोज करके पाया कि उनमें स्पेस की डिस्टेंस भी नहीं है, और इसलिए कोई टाइम की भी डिस्टेंस नहीं है। यद्यपि यह बात हाइपोथेटिकली लगभग 1930 में थ्योरेटिकल आ गई थी, लेकिन आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक भी इससे राजी नहीं था। उसने खूब मजाक उड़ाई इसकी, स्पूकी एक्शन कह के, भूतहा क्रियाकलाप, स्पूकी एक्शन, ये हो ही नहीं सकते, बकवास। लेकिन थ्योरेटिकल बात धीरे धीरे समय लगा, करीब करीब 90 साल लगे, फिर प्रैक्टिकली सिद्ध हो गई, और उसी पर नोबेल प्राइज़ मिला है, जिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि एंटेंगल पार्टिकल्स को कितनी ही दूर ले जाओ, करोड़ों करोड़ों अरबों मील दूर, यहाँ एक पार्टिकल के साथ अगर कुछ किया जाएगा तो ठीक विपरीत दूसरे पार्टिकल पर तुरंत होगा। समझो एक पार्टिकल को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो दूसरा पार्टिकल, उसका जोड़ीदार पार्टिकल जो अरबों मील दूर है, वो तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा बैलेंस करने के लिए, और इसमें कोई समय का व्यवधान नहीं होगा। आइंस्टीन के हिसाब से जो सबसे तीव्र गति है, अल्टीमेट स्पीड, वो प्रकाश की है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कोई भी सूचना यहाँ से वहाँ पहुँचने में समय लगेगा, इसलिए आइंस्टीन राजी नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब यह प्रयोग हो चुका, सिद्ध हो चुका कि ऐसा ही है, कोई समय नहीं लगेगा। अब इसका भावार्थ यह निकलता है कि समय और आकाश जैसा हम जानते हैं, हमारे समझने में कोई भयंकर भूल है। वो दो पार्टिकल एक दूसरे से जुदा हैं ही नहीं, वरना ये हो नहीं सकता था। सन 2022 में हुई इस खोज को हम बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कहना होगा सरल भाषा में कि स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है। अजीब लगता है, आध्यात्मिक ऋषियों ने तो अनन्यता और अद्वैत खोजा अपने अपने तरीके से, अपने भीतर डूबकर, लेकिन बाहर के जगत में यह बात अकल्पनीय थी। सब कुछ जुड़ा हुआ है, फिर भेदभाव कैसे नजर आता है? हमारी इंद्रियों की वजह से हमें भेद नजर आता है, क्योंकि इंद्रियों की लिमिट है, सीमा है। हम किसी को देख रहे हैं, हम उसकी स्थूल काया को देख रहे हैं, उसकी सीमा है, लिमिट है। काश हमारी आंखों में अगर हीट रेज देखने की क्षमता होती तो शरीर से निकल रही गर्मी की तरंगें भी दिखाई देती। अगर हम हवा को देख पाते तो वह व्यक्ति सांस ले रहा है, वायुमंडल उसके भीतर जा रहा है, फिर सांस वायुमंडल में आ रही है, तब हमें पता चलता कि अरे ये वायुमंडल से अलग नहीं है।
और हीट रेज अगर दिखाई देती, जो कि देखी जा सकती हैं, कैमरा उसके बन गए हैं, इंफ्रारेड कैमरा, गामा कैमरा। अभी एटीएम से जो लोग चोरी करते हैं वो इस प्रकार के कैमरा का यूज़ करते हैं। एक आदमी आया, उसने अपना पिन दबाया, उसकी उंगली की गर्मी उस बटन पे लगी, वो बाहर निकला, पीछे से आए, उन्होंने अपने कैमरे से तस्वीर ली, उसमें दिख गया कौन बटन कितनी गर्म है, उस प्रकाश में चेंज होकर फोटो बन के आ गई। तो जो बटन उसने अंत में छुई थी वो ज़्यादा गर्म है, उसके पहले छुई थी वो उससे थोड़ी कम गर्म है। पता चल गया कि इसका कोड क्या था। वो चोरी कर सकते हैं एटीएम से। हमारी आंखों को नहीं दिख रही वो किरणें, अगर दिखें तो हम पाएंगे हम जुड़े हुए हैं। सूरज की किरणें हम में प्रवेश कर रही हैं, हमारी गर्मी जा रही है, अगल बगल के लोगों की गर्मी एक दूसरे को टच कर रही है। कहाँ भेद करोगे दो लोगों के बीच में? 2 फुट दूर बैठे हैं, उनकी ऊष्मा की तरंगें एक दूसरे से मिल रही हैं, और एक ही वायुमंडल में वो सांस ले रहे हैं। सज्जन ने छोड़ी वहाँ, उन्होंने खींच ली, उन्होंने छोड़ी, उन्होंने ले ली। कहाँ से भेदभाव करोगे? तो चूंकि हमें वो सब दिख नहीं रहा है, तो हम खंड खंड में बांट के चीज़ों को देख रहे हैं। अगर हमें सब कुछ दिखने लगे, ग्रेविटेशन की तरंगें दिखने लगे, कुछ पंछियों को दिखती हैं जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं पंछी, अभी उनकी आंखों पर अनुसंधान किए गए और पता चला कि इनको ग्रेविटेशनल तरंगें भी दिख रही हैं, वेव्स, और मैग्नेटिक तरंगें, लाइंस दिख रही हैं। पृथ्वी से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं वो सब उनको दिखती हैं। तो हमको लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर से कैसे आ गए, और फिर 2 महीने बाद लौट गए और बिल्कुल ठीक अपने पेड़ के उसी घोंसले में जाके फिर बैठ गए जहाँ से आए थे। उनको कुछ और दिख रहा है, धरती की चुंबकीय तरंगें जो हमें नहीं दिखाई देती। तो उनके लिए तो पूरा नक्शा बना हुआ है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पास वो इंद्रिय नहीं है। अगर यह सब दिखाई दे तो फिर क्या कोई अलग अलग नजर आएंगे? अगर हवा भी दिखती हो, मॉइस्चर भी दिखता हो, गर्मी भी दिखती हो, और ये तो मैंने 3-4 नाम लिए, सब कुछ अगर दिखे। क्रिलियान नामक फोटोग्राफर ने जो चित्र बनाए जिसमें आभामंडल आ गया, उस पर काफ़ी खोजबीन चली कि वो क्या है, और पता चला कि उस शरीर से मॉइस्चर उड़ रहा है, पसीना निकल रहा है, मॉइस्चर उड़ रहा है। जब हाई वोल्टेज करंट उसके बैकग्राउंड में अगर हो तो इसका आयोनाइजेशन हो जाता है और वो प्रकाश कण के रूप में फोटोग्राफ में आ जाता है। हमको तो नहीं दिख रहा पसीना उड़ता हुआ, क्रिलियान फोटोग्राफी में वो दिख रहा है। तो कोई 1-1.5 इंच दूर तक अगर व्यक्ति डिहाइड्रेटेड हो जाए, पानी की कमी हो गई, तो वो सब सिकुड़ जाएगा क्योंकि पसीना बनना बंद हो गया, कम हो गया। एक फूल या पत्ती जब खिली है तो उसका आभामंडल बड़ा आएगा। जब वो मुरझाने लगी, इसका मतलब अब उसको रस कम मिलने लगा है पेड़ से, पानी की मात्रा घटने लगी, तो इवापोरेशन भी कम होने लगा। तो सूखती हुई पत्ती, या अभी जो हमारे लिए नहीं सूखी मगर सूखने की प्रोसेस शुरू हो गई है, उसका आभामंडल सिकुड़ जाएगा। जब वो पूरी सूख जाएगी, लगभग शून्य हो जाएगा। फिर अकेला मॉइस्चर का ही नहीं, पता चला हर पदार्थ से उसके एटम भाग रहे हैं तीव्र गति से। एक लोहे का सामान रखा है, हमको लगता है कि ये तो ज्यों का त्यों है, नहीं, उसके सरफेस से भी एटम भाग रहे हैं लोहे के, हम देख नहीं पा रहे। क्रिलियान फोटोग्राफी में वो भी आ जाएंगे। ठोस पदार्थ का भी आभामंडल आएगा। अगर आप एक सोने की अंगूठी को एक बिल्कुल बंद पैक में रख दें, उससे कोई चीज़ बाहर ना आ सके, 10 साल बाद उसको खोलें और फिजिकल बैलेंस उसको नापें, तो आप पाएंगे अंगूठी का वजन कम हो गया। और उस पूरे डब्बे के अंदर जिसमें वो रखी गई थी, कहीं से भी आप टच करके
देखेंगे वहाँ पे सोने के एटम्स मौजूद हैं। वो भागने की कोशिश कर रहे थे। माना कि यह मात्रा इतनी कम है कि हम साधारण रूप से उसको नाप जोख नहीं कर पाएंगे। हर पदार्थ के सरफेस से परमाणु भाग रहे हैं। आपने दीवार पे पेंट किया, साल 2 साल में आपको लगा कि रंग फीका पड़ गया। क्यों? क्योंकि रंग के परमाणु भाग रहे हैं, निकल भागे। अगर उनको गर्मी मिल गई, धूप मिल गई तो तीव्र गति से भाग जाएंगे। भागने के लिए ऊर्जा चाहिए। आप अपने कपड़े तेज धूप में सुखाएं, रंग जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि उन एटम्स को ऊर्जा मिल गई धूप से। अब वो तेजी से भाग सकते हैं। कपड़ा छोड़ छोड़ के सब भाग गए। बड़े त्यागी हैं। अगर ये सब हमें दिखता होता तो क्या हम फिर लोगों को अलग 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 देख भी पाते, पहचान भी पाते? सब पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, कहीं कोई विभाजन रेखा नहीं खिंची। यह सब इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये विज्ञान भी धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है। उनकी भाषा अलग है, लेकिन जिस अद्वैत और अनन्यता को ऋषियों ने अपने भीतर जाना चैतन्य के तल पर, वह पदार्थ के तल पर भी लागू होती है। आज नहीं कल यह बात सुस्पष्ट हो जाएगी कि ध्यानियों ने और विज्ञानियों ने एक ही परम सत्य को पाया है, एक ओंकार सतनाम। भीतर भी एक है, बाहर भी एक है।